हेलो बच्चों, कैसे हो आप। अगर आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इन क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना। जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, 2p कक्षक के लिए n व l के सही मान है। 2p कक्षक के लिए n व l के सही मान है। सी पे आप टिक लगा दें, n बराबर 2 l बराबर 1। देखो यहाँ पे कक्षा की जो संख्या है ना, n जो है वो कक्षा की संख्या 2 हो गई, और p के लिए l का मान जो होता है वो 1 होता है, s के लिए 0 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले। चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल टू +12 के लिए 3D कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब पता कैसे करोगे कि यार 3D कक्षक में s बराबर +1/2 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अधिकांश बच्चों का ना जो राइट ऑप्शन होता है वो 10 होता है, पर होता नहीं है जो हम सोचते हैं। ए पे टिक लगा दो, 5 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरीन परमाणु के आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं का सही समुच्चय। क्लोरीन परमाणु के आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याओं का सही समुच्चय है। तो राइट ऑप्शन n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 1। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो क्लोरीन का, वो 3p में जाता है। जाता नहीं जाता, 3p5 होता। तो अब 3p के लिए n का मान 3 हो गया, p के लिए l का मान 1 हो गया, और l के लिए m का जो मान होता है वो -1 से +1, यानी कि +-1 भी हो सकता है, 0 भी, +1 भी हो सकता है ना। तो n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए डिटेल। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए l के मान होंगे। तो देखो एक तो 0 होगा और एक कितना होगा हमारा, 1 होगा, क्योंकि l का मान मुख्य क्वांटम संख्या से हमेशा कम होता है। समझ गए चीज़ को, यानी कि -l से +l होता है। यानी कि मैं अगर आपको बताऊँ n बराबर 2 के लिए l के जो मान होंगे ना वो 0 व 1 होंगे। ठीक है, या तो 0 होगा या फिर कौन सा होगा हमारा, 1 होगा। तो चौथे का भी a नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। px कक्षक में नोडल तल की संख्या होगी। तो नोडल तल केवल एक ही होता है, ए पे टिक लगा दो बेझिझक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आपने कभी पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की ऊर्जा का फॉर्मूला En इक्वल टू -k(RsC/n²। अब इसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है। तो इस पर भी ए पे टिक लगा दो। मैंने क्या बोला, RsC/n²। R कॉन्स्टेंट है, H कॉन्स्टेंट है, C कॉन्स्टेंट है, बट N जो है कॉन्स्टेंट नहीं होता, उसका मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करता है। En इक्वल टू -k 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला भी उसका होता है। तो n पे डिपेंड करता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में फंसा हुआ क्वेश्चन है। डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय अघूर्ण है हमेशा √6। और तुम्हें क्या लग रहा है कि ये h है, ये h नहीं है, ये क्या होता है, h कट होता है। यहाँ पे ए पे टिक लगा दो। ये ध्यान देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे इन चीज़ों में। चलिए पर तुम्हें तो टिकी मार के आनी है। क्वांटम संख्याओं के निम्न समुच्चय में कौन सा अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता। अधिकतम ऊर्जा किसकी है, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा किसकी है। देखो n बराबर 3 के लिए l बराबर 2, m बराबर 1, s बराबर +1/2। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकीय क्वांटम संख्या दिखाती है हमेशा कक्षक की त्रिविम, ये यानी कि त्रिवियम कक्षक की त्रिवियम में अभिविन्यास। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या हमेशा कक्षक की त्रिवियम में अभिविन्यास दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को किसके द्वारा समझाया जा सकता है। हमेशा हुंड का नियम यहाँ पे काम करता है, चाहे ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, और युग्मन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत चक्कर वाले होते हैं। ये हुंड का नियम सबको याद है यार, तुम लोग कितने इंटेलिजेंट हो, तुमसे बड़ा तो कोई इंटेलिजेंट है नहीं। निम्न में कौन सी डी ब्रोगली इक्वेशन है। डी ब्रोगली इक्वेशन कौन सी है। लैम्डा इक्वल टू H/mv का नाम सुना है, हाँ लगा दो। लैम्डा है
निम्न में से कौन सी डी ब्रोगली इक्वेशन है। देखो अधिकांश बच्चे इस पे टिक मार्क आएंगे, ध्यान देना ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा समीकरण हाइजेनबर्ग सिद्धांत के लिए गलत है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन टू एच अपॉन 2 पाई। हमें ध्यान देना है कि जो हमारा हाइजेनबर्ग का सिद्धांत होता है उसमें एच अपॉन 2 पाई कभी नहीं होता, एच अपॉन 4 पाई होता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल या ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो बी पे आप टिक लगा दो, ये गलत है। उन्होंने पूछा गलत है, कभी सोचो कि यार सही बता रहे हैं, गलत है ये। बाकी तीनों के तीनों सही हैं, ज़्यादा भी यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का मान एच अपॉन 4 पाई से ज़्यादा हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना, देखो या बराबर और ज़्यादा दोनों हो सकते हैं, लेकिन बस बी नंबर जो है ना वही गलत है। ठीक है, एच अपॉन 2 पाई के कभी बराबर नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। निम्न में से स्टीफन बोल्जमान नियम है। तो स्टीफन बोल्जमान नियम जो होता है ना, सी पे टिक लगाएं, जो ई बी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण यानी कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इक्वल टू ए में ए का मान होगा 0। ये हमेशा 0 ही होता है, ये पता है आपको। ये पे बी पे टिक लगा दो, शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लिखने का संक्षिप्त तरीका है वो है सी एच कैफ साइन इक्वल टू ई साइन। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है। अभी 5th सेमेस्टर में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे इस चीज़ को, जिनके पास फिजिक्स है 5th सेमेस्टर में, तो वो अच्छे से पढ़ लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये वाला हो गया, ठीक है, सी पे आप टिक लगा दें। 15 में 16वां क्वेश्चन आ गया। निम्न में से किस अणु कक्षक की ऊर्जा अधिकतम है। तो सिग्मा स्टार 2p-Z की, सिग्मा स्टार 2p-Z की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। पूछेगा सबसे कम किसकी होती है, आप बोलोगे भाई जो हमारा 1s होता है, सिग्मा 1s हो जाए, स्टार लगा हुआ ना हो बस। चलिए क्रॉम्पटन इफेक्ट देखते हैं। क्रॉम्पटन समीकरण के अनुसार डेल्टा लैम्डा इक्वल टू होता है, यानी कि क्रॉम्पटन समीकरण के अनुसार डेल्टा लैम्डा जो है वो एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कोस थीटा ए के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, याद करना, समझना, ये पेपर में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। किरचॉफ नियम है ई एस अपॉन ए एस इक्वल टू ई बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। अणु जिसमें 3 परमाणु हो, ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान दो, मेरी आवाज़ पे ध्यान मत दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। अणु जिसमें n परमाणु हो के लिए कुल स्वतंत्रता की कोटि होती है। ए पे आप टिक लगाओ 3n, 3n इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। देखो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, उसका मान अधिकतम होता है, और उससे कम किसका होता है, उससे कम किसका होता है, उससे कम किसका होता है। एग्जाम पेपर में ये भी पूछा जाता है। चलिए 21 देखते हैं। एक बहु परमाणुक अरेखिक अणु के लिए जिसमें n परमाणु हो, दोलनात्मक स्वतंत्रता की कोटि की संख्या होती है हमेशा 3n माइनस के 6 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। NMR की फुल फॉर्म बताओ, जिसने थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त आवृत्ति मिलती है हमेशा रेडियो आवर्ती क्षेत्र की होती है। अब रेडियो आवर्ती क्षेत्र की आवृत्ति कितनी होती है, तरंगदैर्घ्य प्रकाश क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा। चलो मैं बता दूंगा, घबराओ मत यार, आप मेरे साथ हो। एक परमाणुक अणु H2O में दोलन के प्रकार की संख्या है, हमेशा 3 प्रकार का दोलन होता है H2O में। अब कौन कौन सा होता है, अरे थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। यूवी क्षेत्र में कौन सा संक्रमण संभव नहीं है। देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए यूवी क्षेत्र में संक्रमण संभव नहीं है। आप ए पे टिक लगा दो, इतनी एनर्जी नहीं है कि कर सके। 25 देखते हैं। तरंग संख्या 4000 इनवर्स तरंगदैर्घ्य लैम्डा के समकक्ष है। बी पे आप टिक लगाओ 0.00025। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में क्या ऑक्सोक्रोम है। देखो एक तो होता है क्रोमोफोर जो आपको रंग प्रदान करता है, एक होता है ऑक्सोक्रोम जो रंग को गहरा करता है। तो इसमें ऑक्सोक्रोम क्या है, माइनस के Nr2 है। भाई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह को दे सपा है, दे सपा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 है हमारा क्वेश्चन। 27 है, क्या यही प्यार है। अन्ना यार यह है क्या एक सही संबंध नहीं है, इसमें से एक सही संबंध नहीं है। देखो जो ये तुम देख रहे हो ना, ये वाला बी ए बराबर log I अपॉन आई नोट, ये सही संबंध नहीं है। इसमें आई नोट ऊपर होता, आई नीचे होता तो बिल्कुल सही संबंध था। मतलब सी भी सही है, डी भी सही है, ए भी सही है, बट यहाँ मार जो खा गया वो बी खा गया, बी सही नहीं है। चलिए 28 मतलब बी के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। कुल मिला के बात यह है, किसका उच्चतम लैम्डा मैक्स मान होता है, सिस या फिर ट्रांस। तो यार ट्रांस जो होती है ना उसकी एनर्जी भी हाई, आप बोल सकते हो बी पे टिक लगा दो, यानी कि ट्रांस स्टिवलिन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ट्रांस की एनर्जी हमेशा जो है ना वो
6 से ज़्यादा ही होता है, कोई भी मैटर हो जाए। n का अगर पाई स्टार में अवशोषण होता है तो n चेंज टू पाई स्टार, अवशोषण निम्न में अदृश्य हो जाता है, अम्लीय माध्यम में क्या हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। पर यार ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं ना, वो उनको क्लियर दिखाई देगा। हम लोगों ने तो पढ़ लिया, याद कर लिया, पेपर दिया है, फिर ले भूल गए। ऐसा होता है हमारे साथ, होता नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक की एप्सिलॉन का मान अधिकतम है। ये वाला जो एप्सिलॉन होता है ना, तो उसका मान अधिकतम है। नेफ्थासीन का जो मान है ना, वो अधिकतम है। अब ये नेफ्थासीन का मान अधिकतम क्यों होता है, ये आपको यार थ्योरी में पढ़ना पड़ेगा। चलिए, IR सक्रिय अणु में, अब IR की फुल फॉर्म आपको याद नहीं होगी। IR सक्रिय अणु में HCl जो है ना, वो IR सक्रिय अणु में। चलिए, IR सक्रिय अणु नहीं है, N2 ढूंढ लो कहाँ पर है इसमें। हाँ, ये हैगा N2, N2 पे टिक लगा दो। N2 जो है वो सक्रिय अणु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सापेक्ष खिंचाव आवृत्ति निम्न में से किसकी ज़्यादा है। सापेक्ष खिंचाव आवृत्ति निम्न में से किसकी ज़्यादा है। जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है उसकी खिंचाव आवृत्ति कैसी होती है, ज़्यादा होती है। मतलब C के बीच में जो C और F के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, और यहीं पे क्या होगी, खिंचाव आवृत्ति ज़्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 खिंचाव आवृत्ति नहीं मिलती। इथीन में खिंचाव आवृत्ति नहीं मिलती भैया, क्योंकि इसके द्विध्रुव आघूर्ण में होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, वृद्धि होती है ना कमी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं, बल नियतांक के मान पर निर्भर करती है। बल नियतांक के का मान निर्भर करता है, वो करता है दोनों पर, ए और बी दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, सर्वाधिक डाउनफील्ड सिग्नल किसके लिए प्रेक्षित है। जल्दी बताओ फटाफट से, चारों ऑप्शन पढ़ लो, क्योंकि आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो, आपसे ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं। चारों ऑप्शन पढ़ो। सर्वाधिक डाउनफील्ड सिग्नल किसके लिए प्रेक्षित है, मेथिल फ्लोराइड के लिए प्रेक्षित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, IR स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट क्षेत्र है वो हमेशा 800 से 1400 इनवर्स होता है। ठीक है, ए पे आप टिक लगा दो, 800 से 1400 इनवर्स। ये गलत कर रखा है यहाँ पे, इनवर्स की जगह ना सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए था या मीटर इनवर्स होना चाहिए था, तो बात बनती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 60 मेगा हर्ट्ज उपकरण द्वारा 162 हर्ट्ज का पर उपलब्ध पीक के लिए 120 मेगा हर्ट्ज उपकरण से डेल्टा का मान होगा। डेल्टा का मान होगा, ए पे टिक लगाओ, 2.7 ppm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, 3 हेक्साइन में कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। आप जब एग्जाम पेपर देकर आओगे ना, देख लेना बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में यहीं से मिलते जुलते होंगे। 3 हेक्साइन से कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। 3 हेक्साइन से कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। भाई हमेशा 2 NMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, PMR सिग्नल का विभाजन निम्न में से किन यौगिकों में नहीं होगा। PMR सिग्नल का विभाजन निम्न में से किन यौगिकों में नहीं होगा, वो होगा 1,2 डाइक्लोरोएथेन में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें निम्न में से किस रूप में होती हैं। ऊर्जा, उष्मा, कार्य या इनमें से कोई नहीं। किस रूप में होती हैं, रूप बहुत होते हैं, रूप बहुत होते हैं, पर कुछ रूप अच्छे होते हैं और कुछ रूप बुरे होते हैं। तो यार ऊर्जा के रूप में होती हैं। पढ़ाना तो ना, विद्युत चुंबकीय तरंगें किसके फॉर्म में होती हैं, ऊर्जा के रूप में होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, TMS निम्न में से एक में संदर्भ यौगिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो है NMR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, एथिल एल्कोहल के NMR स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल मिलेंगे। एथिल एल्कोहल के NMR स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल मिलेंगे, वो मिलेंगे 3 सिग्नल। ठीक है, 3 तिगाड़ा ले भाई, ये काम बिगाड़ा। क्वेश्चन नंबर 44 आ गया, बस 60+ क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा नहीं लिए, घबराओ मत, बस होने वाले। पतली परत क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर अधिशोषण है। देखो हर एक यूनिट के 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी आपके 75 नंबर का पेपर बनेगा। और जिन बच्चों का 100 मार्क्स का होता है तो ऐसा मान लो 10 से 12 क्वेश्चन। पतली परत क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर अधिशोषण है, वो है अधिशोषण वितरण दोनों पर आधारित होना चाहिए था, पर यहाँ पे अधिशोषण हो गया है ना, यहाँ पे आधारित होना चाहिए था, पर कोई नहीं, दोनों पे आप टिक लगा दो, ए और बी दोनों। 45 देख लेते हैं, अधिशोषण पदार्थ में कौन से गुण होते हैं। अधिशोषक पदार्थ में कौन कौन से गुण होते हैं। अधिक सतह क्षेत्रफल, ये भी होता है। उच्च सांद्रता भैया होता है। रासायनिक रूप से सक्रिय, ये भी होता है। डी पे आप टिक लगा दो, ये सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी में आयन का विनिमय के अनुसार होते हैं। आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी में आयन का विनिमय के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है के अनुसार होता है। अरे भाई रे, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी में आयन
आयन का विनिमय के अनुसार होता है। भाई मुझे नहीं पता किसके द्वारा होता, पर राइट ऑप्शन ये है सक्रिय द्रव्यमान का नियम, लगा के देख लो, यही आंसर है इसका। 47 देखते हैं, आरएफ की इकाई है, कोई इकाई नहीं होती इसकी, आरएफ की अनुपात होता है ना दो चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 48, जबकि गतिशीलता प्रवस्था ऊपर की ओर आगे बढ़ती है, इस प्रकार के विकास प्रकार को कहते हैं ऊर्ध्वगामी, जब आगे की ओर बढ़ेगी ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रवस्था होती है, या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पर ये इसमें जो स्थिर प्रवस्था होती है ना, यानी कि स्टेबल स्टेज जो होती है वो द्रव होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, द्रव क्रोमेटोग्राफी में दोनों द्रव होने चाहिए, दोनों द्रव होने चाहिए, द्रव क्रोमेटोग्राफी में दोनों द्रव होने चाहिए। आप बी पे टिक लगाए, परस्पर अविलय, यानी कि दोनों द्रव अविलय होने चाहिए, बात सही है, तभी तो अलग अलग मतलब सिस्टम होगा। अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी की प्रयुक्त अधिशोषक पदार्थ है, देखो एलुमिना आप यूज़ कर सकते हो Al2O3, और सिलिका SiO2 भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें सिलिका जेल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, द्रव द्रव क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव द्रव क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं। तो यहाँ द्रव द्रव क्रोमेटोग्राफी को ना पार्टीशन कहते हैं, अभी पार्टीशन का नाम ऊपर भी आया था। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, विलायक निष्कर्षण की तकनीक है, बैज भी है, सतत भी है, काउंटर करंट भी है, ये सभी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राम को विकसित करने की तकनीक है, क्रोमेटोग्राम को विकसित करने की तकनीक है, फ्रंटल, इल्यूशन, प्रतिस्थापन, तीनों के तीनों, ये सभी पर आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्थायी प्रवस्था है, द्रव है, ऊपर भी यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला। गोल्डन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम है, C बराबर डेल्टा H बराबर प्लस माइनस वन, प्लस ऊपर आता है और माइनस क्या आएगा, नीचे आएगा, वन होगा, ठीक है। डेल्टा C इक्वल टू प्लस माइनस वन, वो इसकी जगह ना ए और बी दोनों भी दे सकता है, सी ऑप्शन में ए और बी दोनों भी दे सकता है, क्योंकि प्लस वन भी होता है, माइनस वन भी इसका मान होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वार्थोक्रोमिक शिफ्ट होती है उसकी ओर, अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, बोर्न ओपेनहाइमर लगभग सिद्धांत के अनुसार कौन सी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं है, कौन सी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं है, डी पे आप लाओ, ट्रांसलेशनल ऊर्जा जो है ना वो क्वांटीकृत नहीं है। ये 3-4 क्वेश्चन इतने मोस्ट हैं कि इनमें से 2-1 क्वेश्चन पक्का फंसेंगे इन 4-5 क्वेश्चन में से। ये क्वेश्चन ये है, निम्न अणुओं में से कौन रमन स्पेक्ट्रा देता है, सब पे टिक लगा दो, ये सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्न में कौन सा द्विपरमाणविक अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं देगा, वो देगा N2 जो है द्विपरमाणविक अणु घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं देगा। रेखा जो कि V इक्वल टू 1 संक्रमण के कारण मिलती है को कहते हैं मूलभूत बैंड, ए पे टिक लगा दो, क्या बोलते हैं हम, मूलभूत बैंड कहते हैं। 62 देखते हैं, विलायक निष्कर्षण विधि से लगभग पूरा विलय पृथक किया जा सकता है, विलायक निष्कर्षण विधि से लगभग पूरा विलय, ठीक है, पूरा विलय जो है ना, विलायक निष्कर्षण विधि से लगभग पूरा विलय पृथक किया जा सकता है। आप 62 का सी पे टिक लगाओ, बहुपद विधि द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विलायक निष्कर्षण विधि में प्रयुक्त विलायक की विलयता जलीय प्रवस्था में होनी चाहिए बहुत कम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 है, सतत निष्कर्षण विधि प्रयुक्त की जाती है जबकि वितरण अनुपात बी से कैसा होता है, कम होता है, ठीक है, यानी कि आपकी वितरण अनुपात कम होता है। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत इंपॉर्टेंट है, बेच निष्कर्षण विधि प्रयोग की जाती है जबकि आवश्यक पृथक्करण प्राप्त करने के लिए वितरण अनुपात कैसा होता है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, अक्रिय विलायक द्वारा स्पीसीज का पृथक्करण होता है, अक्रिय विलायक द्वारा स्पीसीज का पृथक्करण होता है, तो यहाँ पर आप बी पे टिक लगाओ, अध्रुवीय, ओके। 64 देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी तकनीक को 67 देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी तकनीक को जिसमें पृथक्करण आणविक आकार के आधार पर होता है को कहते हैं, ठीक है, एक्सक्लूजन, ठीक है, एक्सक्लूजन इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, नहीं बचा कोई भी क्वेश्चन। तो 67 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में लिए हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी का आप एग्ज़ाम पेपर देने वाले हो दे देना, पर एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो समझो 1 नंबर आपका गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।